है एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस। मेरा नाम अंजलि है। आज हम एक आंसर राइटिंग सेशन लेके आए हैं आप लोगों के साथ। इससे पहले भी मैंने काफ़ी एक मॉडल आंसर सेशंस रखे हैं GS1 के सेक्शन से, GS2 के सेक्शन से। दिस इज़ फॉर द 71st PPSC मेंस। प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ चुका है एंड दोज हु आर क्वालिफाइंग इट, तो आपको मेंस प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए राइट अवे, बिकॉज कैलेंडर के हिसाब से मार्च और अप्रैल है। यू हैव 4 months इन योर हैंड, और इस 4 months में आपको GS1 के 3 सेक्शन को करना है, GS2 के 3 सेक्शन को करना है, ऐसे भी करना है एंड साथ साथ थोड़ा बहुत ऑप्शनल भी करना है। ठीक है, ऑप्शनल का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बट यू हैव टू रीड इट। ठीक है, अगर नहीं सेलेक्ट किया तो सिलेक्शन भी करना है कि ऑप्शनल कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए आपको। ठीक है, तो इतना सारा सब्जेक्ट करना है। इसके साथ साथ जो वन ऑफ द मेजर की फॉर योर सिलेक्शन इन द 71st BPSC मेंस फॉर इट टू बी क्वालिफाई, वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है बिकॉज ये जब तक आप नहीं करोगे, चाहे जितना कंटेंट पढ़ लो, जहाँ से भी पढ़ लो, यू डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ आंसर राइटिंग, तो वो जाके मेंस के रियल एग्ज़ाम जब आपका होगा वहाँ पे वो चीज़ उतार नहीं पाओगे आप। तो जो भी मेहनत की है यहाँ पे कंटेंट को पढ़ने की, दिमाग में रखने की, रिवीजन की, वो सब वेस्ट हो जाएगी अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ नॉट लाइक ओनली कि आपने एक मेंस का क्वेश्चन लिख लिया एंड यू आर सॉर्टेड। ये आपने एक क्वेश्चन लिखा, आपने एक टेस्ट दे दिया, सेक्शनल दे दिया, फुल लेंथ टेस्ट दे दिया, दिस इज़ लाइक कंसिस्ट ऑफ योर 50-60% ऑफ योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसके साथ जो एनालिसिस का बॉडी है, दिस नेक्स्ट पार्ट इट कंस्टिट्यूट ऑफ 40% 50% ऑफ योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जब ये दोनों साथ में करोगे देन यू कैन से कि हाँ चलो मेंस का टेस्ट लगा लिया मैंने। इसको साथ में करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, उस पर एक आंसर राइटिंग करते हो एंड उसको देखते नहीं हो दोबारा कि एक्चुअली में आपने वो आंसर किस तरीके से लिखा है, उसमें क्या कमी रह गई है, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, तो अपनी गलतियों को आप देख नहीं रहे हो। गलतियां देख भी रहे हो तो उसको सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो अब इसलिए आपकी जो स्किल है वो डेवलप नहीं होगी। जैसे आप पहले दिन पे लिख रहे हो वैसे ही आप सेकेंड डे एंड टिल मेंस एग्ज़ाम आ भी जाएगा तब तक वैसे ही लिखोगे, बिकॉज यू नेवर हैव invested in the 40% part of the आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इस पे तो कभी टाइम ही नहीं दिया, बस मेंस का टेस्ट लिखते लिखते यू आर वेरी हैप्पी कि आपने इतने टेस्ट लिख लिए, बट उसका इफेक्ट आपको नहीं दिखा, उसका आउटकम आपको नहीं दिखा जो कि नेक्स्ट टेस्ट में आपको दिखना चाहिए था। कभी भी कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करो, इवन फॉर माइन जो लक्ष्य बैच और संजीवनी बैच में इनरोल स्टूडेंट्स हैं, जब वो टेस्ट देते हैं, आई ऑलवेज टोल्ड यू कि एनालिसिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मॉडल आंसर से एनालिसिस करना है, आपको जो फीडबैक्स दिया गया है उससे एनालिसिस करना है, एंड प्लस जो पीयर कॉपीज़ हैं वो तीनों को कंबाइन करके यू हैव टू एनालाइज, एंड प्लस योर नोट्स तो आप देखोगे ही ना, अपने नोट जो आपने बना रखे हैं। तो नोट्स मतलब जो हमारे फंडामेंटल नोट्स हैं, जो नोट्स PDF हम लोग आपको देते हैं, उसको देखना है, एनालिसिस करना है कि कंटेंट लेवल पे आपने सारे कंटेंट्स को लिख दिया जितने आपके पास अवेलेबल थे। ठीक है, आपने डिमांड को एड्रेस किया इस कंटेंट को यूज़ करते हुए, डिमांड एड्रेस किया तो क्या प्रेजेंटेशन स्टाइल पे वर्क किया। अगर ये सारे आपको लग रहे हैं कि ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये तीनों चीज़ मेरे सही चल रहे हैं, देन मूव टू दी वैल्यू additional points. The enrichment points will give you like a booster marks of 1-2 marks. इस पे आओ फिर, तो ये बाई फेज़ आएगा। ऑब्वियसली लक्ष्य बैच में 22 टेस्ट है, जो नया लक्ष्य बैच है, संजीवनी बैच में 22 टेस्ट है, तो वो 22 टेस्ट अगर आप इस प्रैक्टिस के साथ चलोगे कि फेज़ बाय फेज़ यू आर बिल्डिंग कंटेंट, फेज़ बाय फेज़ यू आर checking are you addressing the demand of the question, phase by phase
when you see कि you are addressing the demand of the question, can you improve the presentation of your answer? Then moving ahead कि are you ticking the content part? Are you ticking right the demand? Are you ticking the presentation style? Now what can I do? So what you can do, you can add the value enrichment point, you can add the value additional points in order to get a booster marks. तो इस तरीके से phase by phase you have to improve your answer writing. ठीक है. So in today's session I will be discussing a very important topic, हिस्ट्री का टॉपिक है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बहुत देरी से. वो है चंपारण सत्याग्रह. चंपारण सत्याग्रह जब आप मेंस का सिलेबस देखोगे बीपीएससी का, तो GS1 हिस्ट्री कल्चर का ये पार्ट है. ठीक है, जिसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो हम लोग टॉपिक करते हैं उसमें चंपारण सत्याग्रह बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. और प्रीलिम्स में आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा. इसके लीडर्स के नाम जाने होंगे, कब हुआ था, कहाँ हुआ था. ठीक है, बिहार से कौन से लीडर्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल उन्होंने प्ले किया. इसके बाद चंपारण सत्याग्रह के होने के बाद क्या कंसिक्वेंसेज हुए, क्या रिजल्ट हुआ, यू नो ऑल दिस. प्रीलिम्स फैक्ट आपको पता है. नाउ वी हैव टू रीड इट फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव. मेंस पर्सपेक्टिव से आपने समझ लिया होगा कि मेंस पर्सपेक्टिव से इसका कॉज क्या था, चंपारण सत्याग्रह एक्चुअली में हुआ क्यों. तो डिफरेंट डायमेंशंस के कॉज आपको पता होंगे. इसके बाद आपने लिखा होगा कोर्स कैसा था, इस सत्याग्रह जो चला, ये मूवमेंट जो चला उसमें कैसे कैसे कोर्स हुआ. बेसिकली कल का जो कोर्स ऑफ द मूवमेंट, कैसे कैसे ये घटना घटी और किस मोड़ तक आई, और जब जिस मोड़ तक आई तो उस मोड़ का रिजल्ट क्या हुआ, कंसिक्वेंस क्या हुआ, ये चीज़ आपको पता है. ठीक है. नाउ यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि बताइए कॉजेज, बताइए कंसिक्वेंसेस, बताइए. अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. तो क्वेश्चन है इवैल्यूएट द इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज deployed during the Champaran Satyagraha, including the non-violent resistance and the legal intervention. इससे पहले वाली वीडियो मेरी देख रखी होगी आपने. evaluate. So evaluate means what? It equals to what is it, why it has been done, plus you have to analyze the merits and the demerits. यू हैव टू एनालाइज इट कि ये इवैल्यूएशन जिस एक्सपेक्ट में हम पूछ रहे हैं क्या वो कारगर हुआ या नहीं हुआ. तो लुकिंग एट इट्स प्रोज एंड कॉन्स यू विल बी एबल टू इवैल्यूएट द टॉपिक. तो यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक क्या है, यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह. अब इस चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने स्ट्रैटेजीज के बारे में पूछी है, ना कि पूछा इवैल्यूएट द चंपारण सत्याग्रह. यहाँ पे पूछा है कि जो स्ट्रैटेजीज फॉलो की थी इस मूवमेंट में उसका इवैल्यूएशन करना है, जिसमें से इन्होंने दो का नाम दे दिया है. एक है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड दूसरा है लीगल इंटरवेंशंस. ठीक है. अब हमको इसको कैरी ऑन करना है. तो ये इस टाइप के मॉडल आंसर हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं. दिस इज़ नॉट लाइक कि कॉपी पेस्टेड मटेरियल कि यहाँ से उठा के मतलब चंपारण सत्याग्रह टॉपिक पूछा तो चंपारण सत्याग्रह का पूरा कंटेंट डाल दो इसमें. नहीं, तो फिर वो मॉडल आंसर नहीं ना हुआ, वो तो नोट्स हो गया. नोट्स तो हम आपको अलग से प्रोवाइड कर ही रहे हैं जो कि होलिस्टिक कवरेज रहेगा, सारा डायमेंशन रहेगा, बिकॉज वी नेवर नो कि कौन सा डायमेंशन पूछ दे. लेकिन मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए, मॉडल आंसर ऐसा होना चाहिए कि जो क्वेश्चन में पूछा है उसको हम एड्रेस कर रहे हो. और इसी अप्रोच के साथ यू नीड टू डू द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. कि ऐसा नहीं कि चंपारण सत्याग्रह देखा, जो भी पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, जितना डायमेंशन पढ़ा सब लिख दो. ये नहीं होता आंसर राइटिंग. और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, टॉपिक देखा, ओ कंटेंट पता, चलो लिख दो. ये नहीं होता है. ठीक है. तो यू कैन सी द इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो यहाँ से कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था. फर्स्ट नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस था जो महात्मा गांधी के द्वारा इंडिया में एक मास लेवल पे किया गया था. तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो कि व्हाट इज चंपारण सत्याग्रह एंड थोड़ा बहुत उसमें स्ट्रैटेजीज बता दो सो दैट इट विल लिंक टू द बॉडी पार्ट इटसेल्फ. तो ये आपका इंट्रो हो गया. इसको और इन्हांस कर सकते हो, कुछ लाइन बता दो गांधी जी के बारे में. ऑब्वियसली अगर आप
कीन इंटरेस्टेड रहते हो कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए, तो आप उसको अलग से भी गूगल सर्च करते हो, तो उसमें यू विल गेट टू नो कि गांधी जी की बहुत सारी स्टेटमेंट है चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, जब वो चंपारण आए थे और जब उनसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बोला कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप यहाँ पे अलाउ नहीं है आपको जाना है, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ मैं अपने भाई बहनों के लिए आया हूँ, उनकी सफरिंग को हटाने के लिए आया हूँ, जब तक मैं उनके दुख और पीड़ा को नहीं हटाऊंगा तब तक मुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। तो ये उन्होंने लाइन बोली थी। तो इस तरीके से आप डाल सकते हो कि इट शोज द डिटर्मिनेशन ऑफ द गांधी जी टू वर्क फॉर द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स ऑफ द चंपारण। ठीक है, तो वो भी एक कोटेशन डाल सकते हो, वरना ब्रीफ इंट्रोडक्शन इज इनफ। नाउ यहाँ पे देखो, द डिफरेंट एक्सपेक्ट वी हैव गिवन टू एन आंसर। वी हैव प्रोवाइडेड द स्ट्रैटेजी एंड दिस स्ट्रैटेजी इज समहाउ लिंक टू द गांधीयन आइडियोलॉजी। तो जब आप GS1 का समझे, GS1 का जब सिलेबस देखोगे वहाँ पे आपको आइडियोलॉजीज पढ़नी है। उस आइडियोलॉजी में गांधीयन आइडियोलॉजी इज वन ऑफ द आइडियोलॉजी इंक्लूडेड। गांधीयन है, टैगोर है, नेहरू है, बट आप PYQ देखोगे तो उसमें और भी आपको आइडियोलॉजीज देखने को मिलेगी जो आपको कवर करना है, जैसे लोहिया का हो गया, सच्चिदानंद सिन्हा का हो गया, ठीक है, BR अम्बेडकर हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गए, और ठीक है उसी तरह लाइक श्री कृष्ण सिंह का हो गया। तो ये सारे कुछ JP नारायण हो गए, ये सारे कुछ लीडर्स हैं जो आपको सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें PYQ से पता चला। ठीक है, तो उसी तरीके से गांधीयन आइडियोलॉजी ने शेप किया है स्ट्रैटेजीज को जो गांधी जी फॉलो करते थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो यहाँ पे आपको गांधीयन आइडियोलॉजीज हेल्प करेगी स्ट्रैटेजीज को निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या है, एक गांधीयन आइडियोलॉजी है। एजुकेशन सैनिटेशन इनिशिएटिव, ये क्या है, द गांधीयन आइडियोलॉजीज है, जिसमें वो रामराज, स्वराज, सर्वोदय की बात करते थे और जिसमें एजुकेशन और सैनिटेशन के इनिशिएटिव्स को बहुत महत्व देते थे। ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, क्या, रामराज्य, स्वराज्य, सर्वोदय, दिस इज ऑल लिंक टू द ग्रास रूट मोबिलाइजेशन। एंड कंसिडरिंग द एम्पावरमेंट एक्सपेक्ट, तो गांधी जी हमेशा बिलीव करते थे टैंजिबल थिंग्स पे नहीं, ही ऑलवेज बिलीव कि स्पिरिचुअल कनेक्शंस हम रखें, एक दूसरे से स्पिरिचुअली हम लोग कनेक्ट रहें। वो मोरल ग्राउंड पे ज़्यादा वर्क करते थे। ठीक है, तो उनकी मोरालिटी उनके इस इनिशिएटिव्स में भी आपको दिखेगी। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंगेजमेंट्स, यस, वो लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंगेजमेंट के थ्रू अपनी स्ट्रैटेजीज को कंडक्ट करते थे। ठीक है, वायलेंस नहीं होना चाहिए, ये उनका पहला था। एंड वो बोलते थे कि जो भी एक्ट है, ठीक है, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है, उसको हमें नॉन कॉपरेट करना है, उसका हमें सिविल डिसोबीडियंस करना है, उसको ओबीडियंस नहीं करना है। तो दीज आर सम ऑफ द पैरामीटर्स विच हेल्प्स द गांधी जी टू फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी फॉर द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन ऑब्वियसली शो द इम्पॉर्टेंस और द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज आइडियोलॉजीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द डिफरेंट स्ट्रैटेजी दैट हैज बीन टेकन बाय द गांधी जी ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह। कमिंग टू द इनोवेटिव स्ट्रैटेजी जो उन्होंने ली, ऑब्वियसली सत्याग्रह को लिया, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है, हिज लव फॉर द ट्रूथ। ठीक है, तो उसके बारे में बताओगे कि हाउ द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह हैज मेड द चंपारण सत्याग्रह इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवमेंट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, मास मोबिलाइजेशन थ्रू द पीसफुल प्रोटेस्ट, इससे पहले भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे मूवमेंट्स होते गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स इन्वॉल्व थे उसमें, बट वो मास मोबिलाइजेशन नहीं मिलता था हमें। मास मोबिलाइजेशन हमें कहाँ से मिला, गांधी जी के आने के बाद से मिला। वुमेन पार्टिसिपेशन कहाँ से बढ़ा, गांधी जी के आने के बाद से ज़्यादा बढ़ा। तो ऑब्वियसली गांधी जी ने वो चीज़ ट्रिगर की कि मास को वो खींच पाए। गांधी जी एक्ट एज ए मैग्नेट, बिकॉज वो खुद ही आम जनता की तरह रहते थे, वो खाते भी आम जनता की तरह थे, धोती कपड़ा भी आम जनता की तरह पहनते थे, बातें भी वैसे ही करते थे, तो जिससे आम जनता उनके प्रति आकर्षित हो गए कि हमारे ही तरह कोई हमारे ही जैसा लीडर उभर के आया है जो हमारे लिए वह काम करेगा और ब्रिटिशर्स के ऑपरेशन से हमें आज़ादी दिलाएगा। तो उनसे मास रिलेट करते थे और मास मोबिलाइजेशन एक्चुअली हमें देखने को मिला। ठीक है, एक्ट उन्होंने दिखाया था, डिफेंस का एक्ट दिखाया था।
ठीक है, सिंबॉलिक एक्ट दिखाते थे वो, कि एक इकट्ठा होके दे आर यूजिंग द नॉन वायलेंस मेथड एंड दे आर स्ट्राइक कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक यूनिटी दिखाती थी, उसको एक सिंबॉलिज्म की तरह उसको यूज़ किया गया। तो इसीलिए डिफरेंट काइंड ऑफ यूरोपियन जर्नलिस्ट भी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के प्रति अट्रैक्ट हो गए। जहाँ पे लोग मार कट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक दूसरा अप्रोच ही लिया जो कि पीसफुल अप्रोच था, जहाँ पे हम लोग अनशन पे बैठे हुए हैं और अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो एक सिंबॉलिज्म उन्होंने बताया। उसी तरह एम्पावरमेंट थ्रू पार्टिसिपेशन, अलग अलग इनिशिएटिव्स किए उन्होंने, जिससे उन्होंने एम्पावरमेंट दिया। जो लोकल जो पीजेंट्स थे, किसान थे, गरीब थे, उनको बोला कि आप अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम भी लीजिए, उसके लिए भी आप लोग देखिए, ताकि आप एक सोर्स ऑफ इनकम पे ना रहें। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे, जो चाहते थे कि इंडियन सिर्फ एक ही काम में लगे रहें, जो वो ऑर्डर करें, तो गांधी जी ने उनको होप दिया कि आप सिर्फ वही काम ना करें, साथ ही साथ कुछ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम भी देखें। तो ये सारी कुछ उनकी इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज थी जो चंपारण सत्याग्रह को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाती है, मूवमेंट बनाती है। उसी तरह लीगल इंटरवेंशन होता, ऑफिशियल इंक्वायरी जब हुआ, सेक्शन 144 जब लगा, तो ये सब क्या है, लीगल इंटरवेंशन था, जो कि गांधी जी को बहुत ज़्यादा फेमस बनाया और गांधी जी के रोल को चंपारण सत्याग्रह में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दिया एंड चंपारण सत्याग्रह को फाइनली एक सक्सेसफुल सत्याग्रह में कन्वर्ट भी किया गया। ठीक है, उसी में वी हैव टू गिव लाइक अ इवैल्यूएशन हमें देना है। तो हमें क्या देना है, हमें थोड़ा सा मेरिट भी देना है, हमें उसका सिग्निफिकेंस भी बताना है। तो देयर आर सम कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट और नेगोशिएशन भी हुआ। कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट इस तरीके से हुआ कि गांधी जी से पहले और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो कभी इंडियंस के साथ बैठ के मीटिंग नहीं करते थे, बट चंपारण सत्याग्रह में ये चीज़ देखने को मिली। एक पीसफुल डायलॉग हुआ, चंपारण एग्रेनियन कमेटी बनी, चंपारण एग्रेनियन कमेटी में मेंबर बने गांधी जी, एक इंडियन मेंबर बना उसमें, एंड फिर चंपारण एग्रेनियन एक्ट पास हुआ, बाकायदा एक लीगल इंटरवेंशन के थ्रू चंपारण के जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, जो परेशान थे, उनको कुछ राहत मिली। ठीक है, एंड ऑब्वियसली पब्लिक ओपिनियन और मीडिया का काफ़ी बड़ा रोल था। जैसे हरिजन, यंग इंडिया, जो उस टाइम गांधी जी की काम जो लिटरेरी वर्क थी, उसने भी काफ़ी प्रचार किया था, जिससे गांधी जी के वर्चस्व इंक्रीज हुआ था। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू कम टू द इवैल्यूएशन पार्ट, उसका इम्पैक्ट बताना है, उसका सिग्निफिकेंस बताना है आपको, एंड उसका लिमिटेशन बताएंगे। ऑब्वियसली वी आर इवैल्यूएटिंग, तो उसका चैलेंजेस भी कुछ बताएंगे एंड उसका प्रोज भी बताएंगे, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड। सो यहाँ पे आप देखोगे द मॉडल आंसर शुड बी इन सच दैट, कि मॉडल मतलब आंसर के फॉर्मेट के साथ कंटेंट भी आपको अच्छा मिले, वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स भी आपको मिले, तभी तो जाके आप इसका यूज़ करके सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे, एंड इसमें वैल्यू इनरिचमेंट पॉइंट्स भी आप कलेक्ट करोगे, एंड साथ साथ जो अपने पीयर कॉपीज़ है प्लस जो नोट्स है उससे भी आप वैल्यू इनरिच करोगे। देन इट कंप्लीट योर एक्सरसाइज, इट कंप्लीट योर होमवर्क ऑफ डूइंग द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसको बोलते हैं मेंस का पेपर लगाना। ये जो बोलता है ना सब कि हाँ मेंस लगा लिया, मेंस पेपर, मेंस का टेस्ट लगा लिया, नहीं, उन्होंने 50% काम किया है, 50% तो अभी पेंडिंग है उनके पास। मेंस का टेस्ट लगाना और उस जो बुकलेट टेस्ट लगा लिया आपने, उस बुकलेट को लेके जाना, अपना नोट्स खोलना, पीयर कॉपीज़ खोलना, फीडबैक जो मिला है वो देखना, साथ साथ जो हमने नोट्स दिया है, मॉडल आंसर दिया उसको देखना, एंड एक ओवरव्यू लेना सबका। ठीक है, कि आपने जो आंसर लिखा है और उस कंटेंट लेवल पे कैसा है, कंटेंट ठीक है तो प्रेजेंटेशन लेवल पे क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो आप अलग अलग पीयर कॉपी से देख सकते हो। आपके साथ जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो और भी एग्जाम, उनके भी कुछ अलग अप्रोचेज हैं, तो आप उनसे सीख सकते हो। वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स के लिए मॉडल आंसर देख सकते हो, पीयर कॉपीज़ को देख सकते हो, नोट्स में भी कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको उस टाइम याद नहीं थे जब आप लिख रहे थे, बट जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो वो पॉइंट्स आपको क्लिक कर जाएगा, रहेगा, हमेशा दिमाग में रहेगा, अरे ये पॉइंट तो मैं भूल गया था, वो हमेशा दिमाग में रह जाएगा कि हाँ ये तो मुझे नेक्स्ट टाइम में लिखना है।
बिकॉज आप उस पर ज़्यादा इम्फेसिस दे रहे हो कि ये पॉइंट तो आप भूल गए थे, तो ऑब्वियसली वो याद रहेगा। तो ये एनालिसिस से आपकी रिवीजन भी बहुत स्ट्रांग होगी, आपके दिमाग में वो रिटेन भी कंटेंट ज़्यादा करेगा, एंड ऑब्वियसली जब आप इसी टॉपिक पे लिखोगे तो आपका कंटेंट, प्रेजेंटेशन, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आप पाओगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेंस का टेस्ट लगाना, द रियल डेफिनेशन ऑफ द मेंस का टेस्ट लगाना। ठीक है, सो दिस इज ऑल आई हैव टू से फॉर दिस वीडियो। ठीक है, आई होप यू विल गेट टू नो सम ऑफ द मेजर एक्सपेक्ट्स कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, एंड दिस इज द क्वालिटी कंटेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू इन द फॉर्म ऑफ द मॉडल आंसर। बिकॉज बिलीव मी, ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन बीपीएससी की जर्नी में एक ढंग का मॉडल आंसर नहीं था। चंपारण सत्य गया, पूरा कंटेंट उठा के यहाँ से वहाँ किया रहता था, बट हमारे पास मोस्ट टाइम चॉइसेस ही नहीं थी। बट if you are finding some difficulty in the guidance, if you are finding some difficulty, then you can definitely try to join लक्ष्य बैच और संजीवनी बैच, जहाँ पे आपको नोट्स, 22 टेस्ट, मॉडल आंसर, डिस्कशन वीडियो, ठीक है, एंड वीडियो लेक्चर्स आपको सब उसमें इंक्लूडेड है। सो आपको सिर्फ मेहनत करनी है, अल्टीमेटली मेहनत आप ही को करनी है, रास्ता हम देते जाएंगे आपको। ठीक है, सो दिस इज ऑल आई हैव टू से फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर लक्ष्य और संजीवनी बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो जीएस आपका साइट चेक कर लो, या टीम के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।